हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केस्टोंग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो हम यहाँ से आपको बताते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कंपैरिजन ऑफ वेयर एंड बैराज, फ्लो एंड स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ट्यूबवेल एंड कैनाल इरिगेशन है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंक्रीट एंड टाइल लाइनिंग, जो हम लाइनिंग ही बोलते हैं इसे। तो हम 1 बाई 1 इनको, जो हमारे मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इनमें डिफरेंट क्या होता है इन दोनों में। ये पेपर जो जो आते हैं तो इसमें हमारे पास 4 ही हैं, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वेयर एंड बैराज आपका जो होते हैं, प्रवाह एंड फ्लो एंड स्प्रिंकलिंग इरिगेशन जिसे हम बोलते हैं, आपका प्रवाह सिंचाई, तरह छिड़काव सिंचाई जैसे कि। तो हम ऐसा करते हैं, आपको शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट से लेके चलते हैं। फर्स्ट है हमारा बियर तथा बैराज में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम बियर में लेंगे तो बियर नदी के आसपास कम ऊंचाई की एक दीवार होती है जो नदी जल का तल कुछ ऊपर उठाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। बैराज की बात करें तो बैराज शिखर की नदी जल तल से ऊंचाई बियर से कम होती है, परंतु इसके ऊपर पाए व फाटक लगाकर नदी जल का अधिक ऊंचाई तक संचालन किया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो प्रतिप्रवाह में जल संग्रह बियर की सील के कारण हो पाता है, और इसमें प्रतिप्रवाह में पानी का संग्रह फाटकों द्वारा ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी बियर के ऊपर से स्वयं ही निकल जाता है। बैराज में बाढ़ के समय अथवा अन्य स्थिति में फालतू पानी निकालने के लिए फाटकों को ऊपर उठाना पड़ता है। फोर पॉइंट की बात करूं तो बियर के कारण यूएस में नदी जल कम क्षेत्र में फैलता है। नदी के किनारों पर ऊंचे तट बंधों की आवश्यकता कम पड़ती है। बैराज की बात करूं तो बैराज के निर्माण से इसके यूएस का मतलब यहाँ पे अपर स्ट्रीम है में नदी जल बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। इसे रोकने के लिए ऊंचे तट बंधों का निर्माण जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ बियर के कारण नदी के यूएस में सिल्ट बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाती है, जिसे निकालने के लिए इसके कुछ भाग में गेट युक्त अर्ध स्लूज बनाने पड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर इसमें लिखें तो नदी में एकत्रित सिल्ट को फाटक उठाकर बड़ी आसानी से डाउन स्ट्रीम में निकाल दिया जाता है। सिक्स पॉइंट की बात करूं तो इस पर निर्माण व्यय कम आता है, परंतु प्रकार में बैराज से घटिया है। सिक्स पॉइंट अगर इसकी बात करूं तो बैराज तथा फाटकों की स्थापना पर पर्याप्त व्यय आता है, परंतु जल संचयन तथा नहर को पानी उपलब्ध कराने में यह बियर से श्रेष्ठ है, ठीक है। सेवन पॉइंट की बात करूं तो अप्रवर्तन हेडवर्क्स तथा नदी जल पर प्रभावकारी नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। बियर के दूसरे सिरे पर पहुंचने के लिए ट्रॉली व्यवस्था अथवा नाव का प्रबंध करना पड़ता है। सेवन पॉइंट अगर बैराज की बात करूं तो फाटकों के संचालन के लिए बैराज के ऊपर पुल बनाया जाता है। इससे नदी के आर पार पूरे जल क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नया टॉपिक है प्रवाह सिंचाई एंड छिड़काव सिंचाई में क्या अंतर है, ठीक है। प्रवाह एंड छिड़काव सिंचाई क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा जल नियंत्रण, यानी प्रवाह सिंचाई में हम लिखेंगे इस सिंचाई में पानी की खपत पर नियंत्रण रखना कठिन है, आवश्यकता से अधिक पानी खेत में पहुँच जाता है। छिड़काव में वाली में लिखेंगे तो फसल पर पानी की उतनी ही मात्रा छिड़की जाती है जो इसके लिए उस समय आवश्यक होती है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सिंचाई स्तर क्या होगा। तो खेत में ऊंचे क्षेत्र सूखे रह जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में अधिक पानी एकत्र हो जाता है। आपको भी पता है जब ऊंचे नीचे खेत होते हैं उनमें दिक्कत आती है। सेकंड पॉइंट अगर छिड़काव वाली में आप लिखेंगे तो उबड़ खाबड़ भूमि की सिंचाई भी उत्तम व समान ढंग से हो पाती है, क्योंकि जल वर्षा की भांति ऊपर से छोड़ा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा संचालन। संचालन कैसे होता है। सिंचाई प्रक्रिया सीधी व सरल होती है, जबकि छिड़काव वाली में यह कठिन होती है, क्योंकि पाइपों से उचित दाब पर पानी भेजना पड़ता है। फोर पॉइंट की बात करूँ तो मितव्ययिकता, यह एक सस्ती सिंचाई प्रणाली है, और इसमें अगर छिड़काव वाली में अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे यह एक महंगी सिंचाई प्रणाली है, पंप चलाने के लिए यांत्रिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनुरक्षण। अनुरक्षण में हम लिखेंगे तो विशेष अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और छिड़काव वाले में पाइपों, नोजलों
तथा पंपों की लगातार देखभाल करनी पड़ती है। 6 पॉइंट के लिखूँ आयु, तो इस प्रणाली की कोई आयु सीमा नहीं आंकी जाती है। यह सिंचाई की एक स्थायी व स्थिर प्रणाली है। छिड़काव में अगर 6 पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे पाइप शीघ्र चौक हो जाते हैं। बुवाई जुताई करते समय इनकी टूट फूट की संभावना बनी रहती है। 7 पॉइंट है हमारा जल ग्रेसन। क्षेत्र में जल ग्रस्तता होने की संभावना रहती है क्योंकि अनियंत्रित पानी खेतों में घुस जाता है और रिश्ता हुआ भूम जल में मिल जाता है। अब इसमें छिड़काव वाली में 7 पॉइंट लिखेंगे तो लिखेंगे क्षेत्र में जल ग्रस्तता नहीं होने पाती है क्योंकि नापा तुला पानी ही बौछार के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है। 8 नंबर आता है हमारा उर्वरक स्तन। खेत में उर्वरक अलग से डालने पड़ते हैं, जबकि 8 नंबर अगर छिड़काव वाले में लिखेंगे तो पाइपों के जल में आवश्यकता उर्वरक मिला दी जाती है, अलग से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 9 नंबर हमारा आता है दक्षता। यह एक सामान्य सिंचाई विधि है, जबकि छिड़काव वाली में छिड़काव सिंचाई प्रवाह सिंचाई से बेहतर है क्योंकि सिंचाई पूर्ण व उत्तम होती है। तो हमारी ये 9 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट है। तो आप 1-2 बार और क्लियर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस प्रवाह सिंचाई यानी कि हम जो जैसे झोरा बोलते हैं उसके द्वारा देते हैं, और छिड़काव यानी कि फौरा टाइप। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नलकूप सिंचाई तथा नहर सिंचाई की तुलना। तो मैं इसमें हम बात करें तो वो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नलकूप में समय बंधन। पानी के लिए नहर सप्लाई की भांति अपनी पारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फसल को आवश्यकता अनुसार समय पर पानी उपलब्ध हो जाता है। मतलब आपके पास जैसे कुआं वगैरह थे पहले, तो कुएं से डायरेक्ट ले लेते थे पानी, उसकी समय का कोई परेशानी नहीं होती थी। पर नहर में जैसे हम फर्स्ट पॉइंट लिखें तो कृषकों को अपनी पारी मतलब अपनी बारी जो होती है जैसे 1/1 उसका इंतजार करना पड़ता था, जिससे फसलों को नुकसान भी हो जाता करता था। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो जल क्षति। नलकूप में रेशम तथा बाष्पन के कारण बहुत कम पानी नष्ट होता है और इसमें कारण नहर का 10% से 30% पानी व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो उपयोग। पानी का मितव्ययी उपयोग होता है क्योंकि पानी का मूल आयतन पर लिया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो पानी के चार्ज के भिन्न भिन्न तरीके होने के कारण कृषकों की लापरवाही से पानी का बेदर्दी से प्रयोग होता है। 4 पॉइंट की बात करूँ नलकूप में तो उपलब्धता आता है। क्षेत्र में सूखा पड़ने की स्थिति में भी नलकूपों से पानी पर्याप्त होता रहता है। अगर नहर वाले में हम लिखेंगे तो अप्रवाह क्षेत्र में वर्षा न होने पर नदियाँ सूख जाती हैं और नहरों में पानी नहीं पहुँच पाता है। 5th पॉइंट है हमारा वर्षण। तो वर्षा होने पर नलकूप नहीं चलाए जाते हैं, जिससे क्षेत्र जल ग्रहण नहीं होने पाते हैं। 5th पॉइंट की बात करूँ तो वर्षा के समय भी नहर में पानी आता रहता है, जिससे खेतों में अधिक पानी भर जाता है। 6 पॉइंट की बात करूँ तो जल ग्रस्तता। सिंचाई क्षेत्र में जल ग्रहण की संभावना उत्पन्न नहीं होती है। और नहर वाले की अगर बात करूँ तो सिंचाई क्षेत्र कुछ वर्षों बाद जलग्रस्त हो जाता है और भूमि की उपज कम हो जाती है, मतलब पानी जब भरेगा तो कमी रहेगी। 7 पॉइंट की बात करूँ तो क्षेत्र कमांड। नलकूप के द्वारा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र की सिंचाई भी संभव होती है। ये किसी भी स्थान पर बनाए जा सकते हैं। नहर में अगर बात करूँ तो ऊंचे खेतों अथवा कमांड से बाहर क्षेत्रों की नहरों से सिंचाई नहीं की जा सकती है। 8 पॉइंट की बात करूँ तो जल नियंत्रण। नलकूप के लिए छोटे माप के गोल बनाए जा सकते हैं जिन पर नियंत्रण करना सरल होता है तथा इनके टूटने की संभावना कम होती है। और नहर वाले की अगर बात करूँ 8 नंबर की, तो नहरों के खंड बड़े होते हैं और अधिक देखभाल रखनी पड़ती है। नहर टूटने से क्षेत्र में जान माल की अधिक हानि होती है। 9 नंबर की बात कर दूँ अनधिकृत जल निकासी। पानी चोरी हो जाने अथवा अन्य कारणों से नष्ट होने की संभावना कम रहती है। और नहर वाले में पानी नष्ट होता रहता है तथा पानी की चोरी होने की घटनाएं भी होती रहती हैं। 10 पॉइंट की बात करूँ जल गुणवत्ता। जल नलकूप का पानी सर्दी में गर्म तथा ग्रीष्म ऋतु में ठंडा होता है, जो फसलों को अधिक भाता है। नहर का पानी ठंडा होता है, जो ठंड में और भी ठंडा हो जाता है। 11 पॉइंट की बात करूँ तो भूमि पट्टी। नलकूप कम स्थान गिरता है, अतः फसल के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होती है। अगर नहर वाले की बात करूँ तो नहरों के लिए पर्याप्त चौड़ी भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि नहर जो होती है बड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं और जो हमारे बैल होते हैं कुएँ होते हैं वो थोड़ी बहुत जगह में ही बने होते हैं। अगला हम 12 नंबर की बात करें तो जल की मात्रा। पानी की मात्रा सीमित होती है, अतः ये छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। नहर में अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होता है जो किसी भी क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। 13 नंबर की बात करूँ तो
पानी में सल्ट नहीं होती हैं जो खेत की उपज बढ़ाती हैं। नहर वाले में बात करूँ तो पानी में सल्ट होती है जो खेतों में पहुंचकर खाद का कार्य करती है। 40 नंबर यानी 14 नंबर की बात करूँ तो विकास। सिंचाई क्षेत्र का क्रमबद्ध विकास किया जा सकता है। धन के अभाव के कारण प्रत्येक खंड के लिए पारी पारी नलकूप बनाए जाते हैं। 4 नंबर है नहर वाले में बात करूँ तो संपूर्ण नहर प्रणाली का एक साथ निर्माण करना पड़ता है जिसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। 50 नंबर संचालन। नलकूप चलाने के लिए बिजली अथवा इंजन की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसके समय पर उपलब्ध न होने पर नलकूप ठप पड़ जाते हैं। नहर वाले की बात करूँ तो पानी का प्रवाह हर समय बना रहता है। नहर के चलाने के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 60 नंबर यानी देखभाल। नलकूप के निर्माण तथा देखभाल पर पर्याप्त खर्च आता है। केवल धनी कृषक ही अपने नलकूप लगवा सकते हैं। 60 नंबर नहर में बात करूँ तो व्यक्तिगत तौर पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। निर्माण तथा अनुरक्षण का पूर्ण भार सरकार वहन करती है। 70 नंबर सेवा काल। नलकूप की आयु कम होती है। एक स्थान पर पर्याप्त मात्रा में जल न मिलने पर अन्य स्थान पर छिद्र करना पड़ता है। और नहर वाली में अगर मैं बात करूँ तो नहर व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था है। जब तक पृथ्वी पर वर्षा होती रहेगी ये कृत्रिम नदियाँ बहती रहेंगी। ये 1-2 पॉइंट आप सही से देख लेना। सिर्फ 10 से 12 पॉइंट ही लिखने हैं, ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक कंक्रीट लाइनिंग एंड टाइल लाइनिंग। ये क्या होती है? तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मोटाई की बात करते हैं। कंक्रीट लाइनिंग में 5 से 15 सेंटीमीटर तक नहर के खंड के आधार पर कुछ भी रखी जा सकती है। और टाइल लाइनिंग में की अगर बात करूँ, टाइल्स लाइनिंग की मोटाई मृत्तिका के टाइल्स की मोटाई के गुणक में रखनी पड़ती है। यह एकल अथवा 2 टाइल्स मोटी हो सकती है। सेकंड पॉइंट निर्माण सामग्री। लाइनिंग के लिए निर्माण सामग्री विशेष तौर पर सीमेंट बाहर से लाना पड़ता है, अतः वहन व्यय अधिक आता है। टाइल लाइनिंग में लिखेंगे सेकंड पॉइंट तो नहर के साथ साथ फट्टे लगाकर टाइलें बनाई जा सकती हैं, अतः वहन व्यय कम आता है। मसाले के लिए बालू स्थानीय स्रोत से मिल जाती है। थर्ड पॉइंट कुशल श्रमिक। कंक्रीट लाइनिंग के लिए कुशल तथा अनुभवी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि टाइल लाइनों के लिए सामान्य कारीगर व श्रमिक पर्याप्त रहते हैं जो सस्ते भी पड़ते हैं। 4 पॉइंट की बात करूं सतह व प्रवाह। कंक्रीट लाइनिंग के सतह साफ व चिकनी होती है, अतः जल प्रवाह की गति अधिक और निघर्षण न्यूनतम होती है। टाइलों की ऊपरी सतह कुछ असम व रफ बनी रहती है, अतः प्रवाह धीमा तथा सतही निघर्षण अधिक होती है। ये मतलब जैसे हमारी जो नहर होती है तो उसमें जो लाइनिंग साइड में लगाई जाती है। लाइनिंग क्यों लगाते हैं कि पानी जो हमारे नहर का है वो नीचे ज़मीन में सोखे ना, इसलिए हम लाइनिंग का प्रयोग करते हैं। आप थोड़ा ऐसा समझ मोटे तौर पर समझ लीजिए। उसके बाद इसके लिए फुल डिटेल तो मैं अगली एक वीडियो में दे दूँगा। इसमें सिर्फ आपको डिफरेंट करा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन जितने भी हैं, क्योंकि पेपर का बहुत समय पास आ चुका है इसलिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 5th नंबर जो हमारा पॉइंट आता है, यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट तो कंप्लीट हो गए। तो अब 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आता है हमारा जोड़। कंक्रीट लाइनिंग के प्रसार संकुचन के लिए जोड़ डालने पड़ते हैं जो काफ़ी समय लेते हैं और व्यय भी अधिक होता है। 5th पॉइंट टाइल्स में अगर बात करूँ, टाइल्स लाइनिंग में अलग से जोड़ नहीं डालने पड़ते हैं। टाइल्सों के मध्य स्वयं ही जोड़ पड़ते चले जाते हैं। 6 नंबर मरम्मत आती है। निर्माण काल के दोषों तथा टूट फूट ठीक करने में दिक्कत आती है। पूरा पैनल बदलना पड़ सकता है। 6 पॉइंट की बात करूँ तो टूट फूट आसानी से ठीक की जा सकती है। टूटी टाइलों को बदलना सस्ता पड़ता है। 7 पॉइंट निर्माण व्यय। इस लाइनिंग पर निर्माण व्यय अधिक आता है। इस पर ये टाइल्स वाली हमारी सस्ती पड़ती है। अनुरक्षण की बात करूँ, कंक्रीट की कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि टाइलों की देखभाल अधिक करनी पड़ती है क्योंकि टाइल जल्दी टूट जाती हैं। 9 नंबर की आयु की बात करूँ तो लाइनिंग की आयु काफ़ी अधिक होती है और टाइल लाइन की आयु कंक्रीट लाइन से कम होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बता दूंगा। आपको हमारी वीडियो देखने के